कॉमन नेम के बाद हम लोग करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइन, है ना। तो देखिए आईयूपीएसी नेमिंग में याद रखिएगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे उसमें क्या लिखते थे, एल्काइल अमाइन, है ना। तो आईयूपीएसी नेम में हम लोग एल्केनामाइन वर्ड, एल्केनामाइन यूज करते हैं, एल्केनामाइन, है ना। जैसे RNH2 है तो R हो गया हमारा एल्केन अमाइन, तो इसको एक साथ क्या लिखेंगे, एल्केनामाइन, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने पहला एग्जांपल क्या लिखा, CH3NH2, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अमाइन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एल्केन। कौन सा एल्केन है ये, एक कार्बन वाला मेथ होता है ना। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनामाइन, ये हो जाएगा हमारा मेथेनामाइन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दो कार्बन अमाइन के साथ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। तो दो कार्बन वाला ईथ होता है तो इसको इथेनामाइन, इथेनामाइन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक दो, ठीक है, और दोनों साइड अमाइन है इसमें, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, डाई अमाइन वर्ड यूज करना है ना। तो देखिए दो कार्बन है, मान लेते हैं कि ये पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ठीक है। पहले नंबर के कार्बन में भी अमाइन है, दूसरे नंबर के भी कार्बन में अमाइन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 इथेन डाइअमाइन, है ना, इथेन डाइअमाइन, ये हो जाएगा इथेन डाइअमाइन, है ना, 1,2 इथेन डाइअमाइन, ठीक है। एक ये हो जाएगा 1,2, है ना, नहीं इसको ऐसे मत लिखो, नंबरिंग को ऐसे लिखो, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऐसा सही हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। एक ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। अच्छा इसमें हमेशा याद रखिएगा, अमाइन में अगर हम अमाइन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना, तब तो हम लोग अमाइन को अमाइन लिखेंगे ही, है ना। कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में। और अगर अमाइन को हम लोग सुफिक्स में लिखते हैं, यानी जब हम इसको प्रायोरिटी दें या प्रायोरिटी ना दें, ठीक है, तब भी हम लोग अमाइन ही लिखते हैं। जैसे हम लोग अल्कोहल के केस में क्या देखते थे कि अगर अल्कोहल को प्रायोरिटी नहीं देते थे तो हम लोग प्रीफिक्स में क्या डाल देते थे, हाइड्रोक्सी डाल देते थे, है ना। ऑल की जगह क्या डाल देते थे, हाइड्रोक्सी डाल देते थे प्रीफिक्स में। वैसे ही यहाँ पे अगर हम अमाइन को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो प्रीफिक्स में वो अमाइन ही रहेगा, और अगर सुफिक्स में है तो भी अमाइन ही रहेगा ना, दोनों केस में अमाइन ही रहता है। खैर आगे चलते हैं, तो ये केस आएगा जब दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उस केस में हम लोग तो अमाइन के लिए अमाइन ही यूज करते हैं, बस ये याद रखना। अगर अमाइन से ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अमाइन के साथ तो हम लोग अमाइन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, है ना। और अगर सिर्फ अमाइन है या अमाइन से कम प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप सेम कंपाउंड में है तो वहां पे हम लोग अमाइन को एज अ फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या है, CH3CH2, ठीक है, इसमें अमाइन ग्रुप नहीं जुड़ा तो अमाइन इसमें जोड़ लीजिए NHCH, ठीक, इसका नाम करते हैं। देखिए अब इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है, इसका नेमिंग करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन ब्रांच को इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। तो मेन ब्रांच यही है ना, जिसमें ज्यादा कार्बन, ठीक, 1 2 3 4, अच्छा उसमें ऐसा सेलेक्ट कीजिए कि जिसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, मिथाइल, नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है मिथाइल, है ना। तो देखिए मेन चेन तो यही दिख रही है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसी चेन में है, तो इसको कर लीजिए 1 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और 5, ठीक है। तो मेन चेन हो गया हमारा मेन कंपाउंड, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए एन मिथाइल, ठीक, पहले सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच का नाम, उसके बाद मेन ब्रांच, तो मेन ब्रांच में 5 कार्बन है ना, तो एन मिथाइल क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या लिखेंगे, एन मिथाइल पेंटेन। और अमाइन कौन से नंबर पे है,
तीसरे नंबर पे है ना, तो पेंटेन 3 अमाइन, ऐसे करके याद रखिए। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एन मिथाइल, उसके बाद मेन ब्रांच पेंटेन 3, फिर उसके बाद अमाइन। तो इसको याद रखिए एल्केनामाइन, अमाइन को हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में, तो ये 3 अमाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए, इसमें भी मेन ब्रांच सेलेक्ट करना है अपने को, ठीक है। तो मेन ब्रांच 1 2, ठीक है, यहाँ पे एन मिथाइल अपन कर दें, तो ये इसको ले लेते हैं मेन ब्रांच, जिसपे कार्बन ज्यादा है तो ये मेन ब्रांच हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल, ठीक, एन मिथाइल इथाइल, ये हमारा इथाइल है, ठीक है। तो एन मिथाइल इथाइल है ना, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा इथेन, और किसने कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ना, ठीक, ये हो जाएगा एन मिथाइल, एन इथाइल और एन मिथाइल, ठीक है। तो एन मिथाइल कर लीजिए, एन इथाइल कर लीजिए, ठीक, और ये कितने कार्बन है, 1 2, ये हो जाएगा इथेन, इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है ऐसा। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो एन मिथाइल, चाहे इथाइल को पहले लिखिए, एन इथाइल एन मिथाइल, और फिर मेन ब्रांच जो है हमारा उसमें 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको नंबरिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट नेमिंग देखिए, है ना, इसमें मेन ब्रांच यही है हमारा, है ना, कितने कार्बन है, 1 2 3, चाहे इधर से काउंट कीजिए चाहे इधर से, और दूसरे नंबर पे अमाइन है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है 1 2 3 प्रोप है, तो प्रोप 2 अमाइन, दूसरे नंबर पे अमाइन है तो हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, चाहे प्रोप 2 अमाइन लिखिए चाहे आप इसको प्रोपेन 2 अमाइन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग मेन ब्रांच देखें, तो चाहे आप यहाँ से इसको मेन ब्रांच बना लीजिए, चाहे आप इसको मेन ब्रांच, चाहे इसको, है ना, सब तरफ एक ही कार्बन है, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे इसके सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन कॉमा एन, और 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, और एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन अमाइन, तो इसमें हो जाएगा मीथेन, मीथेनामाइन, ठीक, ऐसे करके आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, है ना, बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेमिंग करते हैं एल्काइल अमाइन की, है ना, पहले हम लोग एलिफेटिक अमाइन का कर लिए, अब एरोमेटिक अमाइन का नेमिंग करते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको नेमिंग करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि अमाइन का 2 केस आता है, एक वो केस है जिसमें सिर्फ अमाइन है, या अमाइन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उसकी प्रायोरिटी कम है ना, तब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, तब हम हमेशा सुफिक्स में, तब हम सुफिक्स में यानी लास्ट में क्या वर्ड यूज करते हैं, अमाइन, सिंपल अमाइन, ठीक है। अगर सिर्फ अमाइन है या अमाइन से लेस प्रायोरिटी वाला कोई और फंक्शनल ग्रुप साथ में है तो, अब लेकिन अमाइन के साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा है, जैसे अभी एक एग्जांपल आएगा यहाँ पे, यहाँ अमाइन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, तब हम लोग प्रीफिक्स में अमाइन जोड़ते हैं, मतलब अमाइन का नाम पहले जोड़ेंगे, ठीक है। अमाइन अब प्रीफिक्स में जोड़ रहे हैं तो अमाइन का एमिनो हो जाता है ना, अमाइन का एमिनो, तो ये याद रखिए, अमाइन से अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप होगा तो अमाइन को शुरू में ही जोड़ देंगे, अगर कम होगा तो उसको लास्ट में जोड़ देंगे। अभी नेमिंग करते हैं तो उसको मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अल्काइल अमाइन है ना, उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाँ, जैसे इसका नाम देखिए, अब इसमें मेन चेन यही है, अमाइन जिस कार्बन से जुड़ा है ये पहले यही मेन कार्बन है हमारा, ठीक है। अब इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है ये, है ना, जब बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट में हो जाता है तो फिनाइल बन जाता है, तो ये फिनाइल है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, और एक कार्बन के लिए मेथेनामाइन,
इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मेथेनामिन। ठीक, ये हो गया 1 फिनाइल मेथेनामिन। पहले नंबर के कार्बन में क्या जुड़ा है, फिनाइल, तो इसलिए एन फिनाइल मेथेनामिन। सेकेंड में देखिए यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है पहला दूसरा, अब दूसरे नंबर में फिनाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 फिनाइल। 2 फिनाइल और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा एथेनामिन। एथेना, ठीक, ये हो गया दूसरा। अब थर्ड में आते हैं, तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी को पता है ये क्या है, एनिलीन। ये है हमारा एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हो जाएगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या है एनिलीन, है ना, तो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। नाइट्रोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यही वाला केस है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ एक अमाइन जुड़ा हुआ है, उसके ज्यादा प्रायोरिटी वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि अमाइन की प्रायोरिटी कम है तो इसका हम लोग क्या करेंगे प्रीफिक्स में यूज करेंगे। और एमिनो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो या पी एमिनो। और ये क्या हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो पी एमिनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा। सेकेंड में देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है, तो एक तो इसका नाम होगा ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा ओ, या ओ लिख लीजिए ओ मिथाइल एनिलीन, एक तो ये नाम। दूसरा इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ टालुइडीन ना, एक नाम है इसका ओ टालुइडीन, ओ टालुइडीन। जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाउलिन, टालुइन। अब यहाँ पे ऑर्थो में जुड़ा है एनिलीन के साथ तो इसका नाम हो जाएगा ओ टालुइडीन। अगर पैरा में मिथाइल ग्रुप एनिलीन के साथ जुड़ा है तो उसका नाम हो जाएगा पी टालुइडीन, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे भी सेम है, इसको तो अपन लिख चुके हैं ना, एन एन डाई मिथाइल क्या है एनिलीन, ठीक है, तो ये तो सेम ही है। फिर यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन कॉमा एन डाई फिनाइल। इसमें एक को मेन ब्रांच ले लीजिए, है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा एक मेन हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा मेन हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल हो गया, ये हो गया एनिलीन, तो हो जाएगा एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाइन के साथ एक और फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है एल्डिहाइड, ठीक है, अमाइन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है एल्डिहाइड, जो कि ज्यादा प्रायोरिटी है अमाइन से, तो यहाँ से फिर अमाइन के को हम लोग प्रीफिक्स में जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें कितना कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा 1 एमिनो, ये पहले नंबर पे हमें अमाइन है तो सीधा अमीनो कर दो 1 2 3, और या इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 1 2 3, तो 3 अमीनो हो जाएगा, 3 एमिनो। और कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है, 3 अमीनो प्रोपेनल। तो इस तरीके से हम लोग इनकी नेमिंग कर सकते हैं, क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी इंटेक्स्ट के 2 क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, 9.1 और 9.2। देखिए 9.1 में क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, है ना। इनमें से 4 हमको दिए हुए हैं, इनमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को क्लासिफाई करना है। जैसे देखिए ये पहला, इसमें नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये कैसा अमाइन होगा हमारा, सॉरी हाँ, ये कार्बन हमारा कैसा होगा 2 डिग्री, लेकिन ये नाइट्रोजन अमाइन जो है तो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा प्राइमरी, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन इधर जुड़ा है और इधर 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, टोटल कितने हो गए 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, लेकिन अमाइन हमारा कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 1 डिग्री। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो अमाइन है, अमाइन का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पहले का 1 डिग्री है, दूसरे का 3 डिग्री है, तीसरे का 1 डिग्री है, फिर चौथे का 2 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इजी है ना, ये तो आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। मतलब कि C4H11N के हमें डिफरेंट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बताने हैं, है ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग आइसोमर कहते हैं। तो जैसे ये है तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ना। जैसे देखिए पहला हम लोग सिंपल बनाते हैं, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ठीक। इसमें आप अपना हाइड्रोजन अटैच कर लीजिए, CH3 CH2, ठीक, CH2 फिर CH2 और यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं NH, ठीक है, हो गए 3 2 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, ये हो गया। देख ये हो गया नॉर्मल, इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइन, है ना, नॉर्मल ब्यूटेनामाइन हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेन ना, ठीक। सेकंड और कैसे बना सकते हैं, इसको मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, है ना, तो इसमें मैं हाइड्रोजन नहीं शो करूंगा, डायरेक्ट अपन कार्बन चेन शो करते हैं। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो एक को अपन ऐसे ब्रांच में दे देते हैं, ये NH2, ठीक, ऐसा, ठीक, क्या हो जाएगा, है ना, अपन ब्रांच में बना देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, ब्यूटेन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप पास में आए, हम तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन, दूसरे नंबर पे अमाइन है तो ये जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम तीसरे नंबर पे जोड़े, है ना, कार्बन को आप तीसरे नंबर पे जोड़ लीजिए, जैसे देखिए और बनाते हैं, आप भी ट्राई कीजिए कितने बन सकते हैं, थर्ड 1 2 3, ठीक, और ये NH2 है। अब हम कार्बन को यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक, यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक, तब पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग कीजिए, है ना, तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से करिए 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल हो जाएगा 2 मिथाइल
और 3 कार्बन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन, एक ये हो गया। इसके अलावा हम लोग अमोनिया के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अमोनिया की पोजीशन को चेंज कीजिए। मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन को पहले ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे लिख लेते हैं NH, और ये हो जाएगा ये कार्बन, ऐसे करके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक मेन चेन इसको ले लेंगे जहां ज्यादा कार्बन हो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एक कार्बन वाला मिथाइल है, तो इसका हो जाएगा N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथेनामाइन हो जाएगा हमारा, इथेनामाइन। ठीक है, एक ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक और इधर ले आए। टोटल कितने कार्बन थे, 4 थे ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, एक कार्बन और इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एक कार्बन इधर है तो प्रोपेनामाइन हो गया। एक NH को और इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 2 NH को यहाँ ले जाते हैं, 2 कार्बन इधर ले आते हैं। अब देखिए क्या हो गया, अभी इधर भी, अब किसी को भी मेन ब्रांच ले लीजिए, चलिए इसी को मेन ब्रांच ले लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा N इथाइल, और ये हो जाएगा हमारा इथेनामिन, इथेनामिन एक ऐसा हो गया। और क्या बना सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग नाइट्रोजन में 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, और इधर कार्बन कार्बन रहने देते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो एन एन डाई मिथाइल। ठीक, और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनामिन, हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल इथेनामिन। ठीक है, तो एक हम लोग ये रख सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल इथेनामिन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, एक ये हो गया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एक ही में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, अपन ऐसे करते हैं कि एक कार्बन इसमें अगर हम कम कर दें, इसी में एक कार्बन जोड़ दीजिए, यानी NH ग्रुप जोड़ देते हैं, है ना, NH2, और इसी में हम कार्बन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहीं से भी करिए, चाहे आप इधर से में को किसी को भी अपन मेन ब्रांच ले लेते हैं ना, तो मेन ब्रांच मान लीजिए इसको ले लेते हैं, किसी को भी मेन ब्रांच ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और ये 2, ये इधर से नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथेनामिन, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 1 डाई मिथाइल, है ना, 1 1 डाई मिथाइल, और इसका क्या हो जाएगा, इथेनामिन, एक ये बना ली। तो 7 स्ट्रक्चर तो हो गए हैं, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, पोजीशन चेंज कर करके। ठीक है, देखना है कि टोटल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं आइसोमेरिक। तो हमने टोटल 7 स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, अब इसमें और चेक कर लीजिए अगर और कोई पॉसिबल है तो, है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग को मेन चेन, है ना, मेन चेन लेना जिसमें कार्बन ज्यादा हो, तो मेन चेन में ज्यादा कार्बन इसी में आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसको मेन चेन लेंगे ना जिसमें कार्बन ज्यादा होती हो जाएगा 1 2 3। दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, तो इसको आप लिख लीजिएगा 2 मिथाइल, और 1 2 3 3 है, तो हो जाएगा प्रो, तो ये जाएगा प्रोपेन,
प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे अमाइन है तो 2 अमाइन। तो ये तो हो गए हमारे 7 स्ट्रक्चर प्रोपेन 2 अमाइन। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे कर लें कि कार्बन है, एक और कार्बन है 3, फिर नाइट्रोजन है, और ये हमारा एक और कार्बन है 4 कार्बन। ठीक है, अगर ऐसा अपन करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये हमारा मेन ब्रांच हो जाएगा, है ना। मेन ब्रांच वही होना चाहिए जिसपे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल, और ये प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन और दूसरे नंबर पे अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ तक 8 तो हमने बना लिए, और ट्राई करके देखिएगा, और इससे ज्यादा बन सकते हैं क्या, है ना, तो और भी बना सकते हैं। तो यही है सब आइसोमर के स्ट्रक्चर्स है ना, जिसमें हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज किया, पोजीशन आइसोमर कहलाता है ना। चेन को चेंज किया जैसे यहाँ पे, है ना, चेन को जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है क्या, जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसमें, और इसके बाद वाला कौन सा था, ये यहाँ पे हमने चेन को चेंज किया, है ना, दूसरे और तीसरे में, तो चेन आइसोमर हो गया। अमाइन का पोजीशन चेंज किए हैं, जैसे देखिए पहले और चौथे में देखिए अमाइन का पोजीशन चेंज कर दिए तो पोजीशन आइसोमर हो गया। जहां पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, है ना, अलग अलग कंपाउंड अटैच होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मेटा मेटामर कहलाते हैं वो, है ना। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में सेम जुड़ा है, जहां पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन में दोनों तरफ अलग अलग जुड़े हैं, है ना, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन में अलग अलग जुड़े हैं, है ना, दोनों तरफ अलग अलग जुड़े हैं। तो जब नाइट्रोजन में दोनों तरफ अलग अलग कंपाउंड जुड़े रहते हैं तो वो मेटामर कहलाता है। तो चेन आइसोमर होता है तुम्हारा, पोजीशन आइसोमर हो गया, मेटा आइसोमर हो गया, एक होता है हम लोग का फंक्शनल आइसोमर, है ना। तो फंक्शनल आइसोमर जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, ये अमाइन और कार्बन, है ना, सब्स्टिट्यूएंट बन गए जब, है ना। मेनली फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होते रहता है ना, दूसरे के साथ। तो ये सभी हो जाएंगे हमारा आइसोमर। तो आपको एक तो टाइप ऑफ आइसोमर भी याद रखना है, कौन कौन सा आइसोमर होते हैं ना। तो मेनली कौन कौन से हमारे चेन आइसोमर है, जिसमें मेन चेन में चेंज आता है ना, तो चेन आइसोमर है। एक पोजीशन आइसोमर है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक, एक मेटामर है। मेटामर में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कंपाउंड जुड़े होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। एक होता है फंक्शनल आइसोमर, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो इस टाइप की मेनली हमारे 4 आइसोमर्स। तो यहाँ पे हमने सब कुछ किया है, एक तो चेन चेंज किया, दूसरा हमने सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज किया, मेटामर हमने किया, है ना, अमाइन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप जोड़े, मिथाइल और इथाइल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का हमने पोजीशन चेंज किया इधर उधर, है ना। तो ये सभी आइसोमर्स यहाँ पे हमने बनाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंडेक्स क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक नेचर्स ऑफ अमाइन, है ना। तो अमाइन का बेसिक नेचर कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग की जानते हैं कि अमाइन में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन में होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसके कारण ये बेसिक नेचर शो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण ये बेसिक नेचर कैसे शो करेगा, तो देखिए जब भी हम लोग अमाइन को वाटर में डालते हैं, है ना, तो वाटर कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, H+ और OH- आयन ये प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे अमाइन तो H+ आयन या OH- आयन प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, जिसके कारण ये बेसिक नेचर शो करे, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को हम लोग वाटर में डालते हैं और आर्नियस के हिसाब से अगर वो OH देता है तो
बेस बनता है जो H प्लस देता है तो वो एसिड बनता है। लेकिन लुईस ने क्या कहा था कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो लुईस एसिड है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे ही इसको डोनेट कर सकता है, वो लुईस बेस है ना, जो एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये बेस कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे हम लोग इसको वाटर में डालते हैं अमाइन को, तो वहां पे H प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुआ। अब नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है अपने इस अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देता है। ठीक है, तो इसके कारण ये हाइड्रोजन जाता है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। अब क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके में प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, तो क्या बना लेगा, ये बन जाएगा हम लोग का RNH3। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो NH2 से NH3 बन जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज। बचेगा क्या सॉल्यूशन में, केवल OH माइनस आयन। अब यही OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिक नेचर के लिए। ठीक है, क्योंकि MH प्लस तो इसके साथ कंबाइन हो गया, बचा सिर्फ OH माइनस आयन, तो ये हो जाएगा NH3 प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, ये बच जाएगा। अब ये OH माइनस आयन के कारण क्या होगा, हमारा कंपाउंड बेसिक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इस रिएक्शन का अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे, है ना, जैसे हम लोग एसिड के केस में लिखे थे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके लिए हम लोग Ka यूज किए थे, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग बेस है तो बेस के लिए क्या यूज करेंगे, Kb। तो इस रिएक्शन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, मतलब जो भी डिसोसिएट होगा उसके लिए जो कांस्टेंट K का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा जैसे ये बना RNH3 प्लस, है ना, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी RNH2। ये ठीक, तो ये जो Kb का वैल्यू है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb का जो वैल्यू है वो OH पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितना ज्यादा OH प्रोड्यूस होगा Kb का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा OH प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर सॉल्यूशन बेसिक है ना, उसकी बेसिसिटी किस पर डिपेंड करेगी, OH माइनस आयन पे, और जितना OH माइनस आयन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा Kb यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, वैसे ही इसमें एक और चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग pKb लिखते हैं, pKb मतलब पावर ऑफ Kb, ये होता है माइनस लॉग ऑफ Kb। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/Kb। ठीक, log of 1/Kb। तो यहाँ पे pKb मतलब होता है 1/Kb, यानी pKb का Kb के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखिएगा। इसीलिए अगर Kb की वैल्यू ज्यादा है तो pKb की वैल्यू क्या होगी, कम, यानी कि अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो pKb की वैल्यू क्या होगी, कम, उल्टा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अमाइन होता है ना, अमाइन जो है तो वीक बेस है, ये कैसा है हमारा, वीक बेस। इसका बेसिक नेचर हम लोग कैसे देखते हैं, तो क्योंकि अमाइन बेस है, बेसिक नेचर है इसका, तो इसको हम लोग अगर एसिड से रिएक्शन कराएं, है ना, जैसे हम इसका मिनरल एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये सॉल्ट बनाएगा, है ना, सॉल्ट बनाता है। तो हमें पता है बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, तो क्योंकि ये बेस है तो एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो इसमें क्या, जैसे HCl से रिएक्शन करेंगे तो H प्लस निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, ये NH3 क्या बना लेगा, RNH3। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज आ जाएगा और ये Cl माइनस। ठीक, तो क्या बन गया हमारा सॉल्ट, है ना, तो क्या बनाता है, अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि इसका बेसिक नेचर है ना, और लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, है ना, क्योंकि बेस है ये, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं, है ना, दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया, है ना। अल्काइल अमाइंस का जो नेचर होगा वो अमोनिया के कंपेयर में ज्यादा बेसिक होता है ना, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए हमारे पास अमोनिया है, ठीक, अब इसमें बेसिक नेचर क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ड्यू टू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना,
लुईस बेस बनता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, वो तभी ये बेस बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा के हम एल्काइल जोड़ दें तो ये एल्काइल अमाइन बन गया। ठीक, अगर हम इसमें से दो हाइड्रोजन जोड़ के, दो हाइड्रोजन हटा के दो एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 डिग्री। ठीक है, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक, तो एक है हमारा नॉर्मल अमोनिया, एक हमारा 1 डिग्री अमाइन जिसमें एक हाइड्रोजन को हटाए उसकी जगह हमने एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। दूसरा है हमारा 2 डिग्री अमाइन जिसमें दो अल्काइल ग्रुप को हमने दो हाइड्रोजन हटाया और दो अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, ये बन गया। ठीक, और एक होता है 3 डिग्री जिसमें हमने तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीन अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। ठीक है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, है ना, ये कैसा नेचर शो करते हैं। अल्काइल ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, है ना। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सामने वाले को देते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं या उसकी तरफ पुश करते हैं। तो जैसे ये अल्काइल ग्रुप है, अब ये तीनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब कि इन लोग क्या है, कैसे कैसे ग्रुप है, ये ईडीजी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को, है ना, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अगर नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप है और ये तीनों नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो ये आसानी से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। तो जितना आसानी से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना अच्छा बेसिक होगा, क्योंकि ल्यूइस के हिसाब से जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। तो नाइट्रोजन और आसानी से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है H+ को। ठीक है, तो ये H+ और ज्यादा अटैच होगा नाइट्रोजन से और OH- बस बचेगा, या OH- ही बस बच जाएगा, मतलब वो बेसिसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ते हैं वो उतना ज्यादा नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। जितना वो इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम इसके बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री का होगा, देन 1 डिग्री का होगा, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है और अमोनिया में एक भी नहीं है, तो ये सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये किस कारण से होता है, ये होता है प्लस आई इफेक्ट या ईडीजी ग्रुप के जुड़ने के कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये कौन से स्टेट के लिए हम लोग देखते हैं, गैसियस या नॉर्मल, यही स्टेट हम लोग हमेशा लिखते हैं गैसियस स्टेट के केस में। ये हो गया। अब आपको इसमें एक चीज पॉइंट याद रखना है कि अगर कंपाउंड एक्वस स्टेट में है तब ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा एक्वस स्टेट में दो कंडीशन होती है, जैसे या तो मिथाइल अमाइन हो, यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो अमाइन के साथ CH3NH2 हो, मिथाइल अमाइन, या तो इथाइल अमाइन हो C2H5NH2। तो मिथाइल अमाइन के लिए बेसिसिटी का ऑर्डर होता है 213, मतलब सेकेंड डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर देन फर्स्ट डिग्री का होगा, देन थर्ड डिग्री का होगा। और इथाइल अमाइन के लिए क्या होता है 231, मतलब सेकेंड डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, देन थर्ड डिग्री का होगा, देन फर्स्ट डिग्री का होगा। तो एक्वस स्टेट के लिए ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बेसिसिटी ऑर्डर। गैसेस स्टेट के लिए तो नॉर्मल यही होगा, 3 सबसे ज्यादा होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा, देन अमोनिया का होगा। लेकिन एक्वस स्टेट में अगर कंपाउंड है तो दो चीजें है, मिथाइल के लिए 213 वाला ऑर्डर है और इथाइल के लिए 231 वाला ऑर्डर है। अब एक्वस स्टेट में ये वाला रूल फॉलो क्यों नहीं होता, प्लस आई इफेक्ट वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है,
इसमें आपको दो स्टेट को याद रखना है, दो इफेक्ट को याद रखना है। एक होता है आपका स्टेरिक इफेक्ट या क्राउडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट, ठीक। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है कि 3 डिग्री जो अमाइन होता है, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन में क्राउडिंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, है ना। अब ये तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े होने के कारण यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो क्योंकि क्राउडिंग बढ़ गई है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता। ये क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाथ में इस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, है ना। तो ज्यादा क्राउडिंग होने से जो नाइट्रोजन है वो अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, समझ लो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, या इसी का क्राउडिंग इफेक्ट होता है। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री में होगा, सबसे कम होगा 1 डिग्री में। तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो क्योंकि 3 डिग्री में क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, देन आपका 2 डिग्री में क्राउडिंग होगा, है ना। नाइट्रोजन में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना, तो इसकी क्राउडिंग थोड़ा कम होगा। उसके बाद 1 डिग्री में एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, इसकी क्राउडिंग और कम होगा। लास्ट वाले अमोनिया में एक भी नहीं होता, ठीक। तो अगर हम लोग स्टेरिक इफेक्ट देखें तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया होना चाहिए, देन 1 डिग्री होना चाहिए, देन 2 डिग्री होना चाहिए, और सबसे कम होना चाहिए 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये स्टेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका हाइड्रेशन इफेक्ट, ये हम लोग एक्वस कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, गैसियस के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर यही होता है 3 2 1, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन एक्वस स्टेट में दो इफेक्ट आपको याद रखने, एक होता है स्टेरिक इफेक्ट और एक होता है आपका हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अमाइन है, ठीक, अमाइन है। अब नाइट्रोजन के पास अगर दो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ये एल्काइल अमाइन मान लेते हैं नॉर्मल 1 डिग्री अमाइन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक एच मान लीजिए यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे, ठीक। और नाइट्रोजन क्या करता है, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो पानी में कौन से आयन होते हैं, पानी में H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो जैसे ही हम लोग अमाइन को वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, इसका जो हाइड्रोजन है ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितने ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्लियर है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जैसे हम लोग 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री में क्या होगा, मान लो 3 मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल, ये क्या करा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, ये OH2, इधर भी OH2। अब नहीं मिथाइल नहीं, इसको आप हाइड्रोजन के टर्म में समझिए, है ना। मान लीजिए कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के टर्म में पहले मैं आपको अमोनिया का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। अभी अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, पानी के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग होगी, 3 H बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ 3 H बॉन्डिंग। अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 H बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर 2 हाइड्रोजन है यानी NH2, RNH2, एक एल्काइल ग्रुप हो और दो हाइड्रोजन ग्रुप हो जाए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक हो, 2 अल्काइल ग्रुप हो, समझ लो, नाइट्रोजन R R,
एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, समझ। और अगर 3 डिग्री है यानी नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। क्लियर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपसेट रहेगी। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर देखने मिलती है, अमोनिया में, क्योंकि वहां पे 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें एक यही पॉइंट याद रखिएगा कि जो अमाइन जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम देखें जैसे अमोनिया में है तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो 2 बना रहा है वो उससे कम होगा, और जो 3 बना रहा है, जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है सबसे स्टेबल है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है उससे कम स्टेबल है, जो 1 बना रहा है तो उससे कम स्टेबल है, और जो नहीं बना रहा है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो जो अमाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा, स्टेबल होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेगा। तो हाइड्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो 1 डिग्री में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग बनाएगा। तो 1 डिग्री जो है तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा। देन 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इससे कम स्टेबल है। देन 3 डिग्री जो है तो सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर हम दो इफेक्ट को देखें, स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से भी 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री होगा, देन 3 डिग्री होगा। और हाइड्रेशन इफेक्ट भी यही कहता है, हाइड्रेशन इफेक्ट के हिसाब से भी 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। तो ये दोनों के हिसाब से तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो ऑर्डर था बेसिसिटी का वो क्या था, 3, 2 और 1। तो देखिए 3 इफेक्ट है यहाँ पे, एक आपका स्टेरिक इफेक्ट होगा, एक हाइड्रेशन इफेक्ट हो गया, और एक हमने जो इसके पहले पढ़ा था क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ जाता है तो क्या करता है, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक होता है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि 3 लोग देने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन 2 डिग्री का होता है, देन 1 डिग्री का होता है। लेकिन इन दोनों का ऐसा है, तो अगर इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो एक्वस कंडीशन में ऑर्डर बनता है मिथाइल के लिए। जैसे मैं आपको बताया था क्या ऑर्डर बना था मिथाइल अमाइन के लिए, मिथाइल के केस में, है ना। तो मिथाइल के केस में ऑर्डर बना था 213, यानी 2, 1, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक। और एक इथाइल का केस था, है ना। तो इथाइल के ऑर्डर क्या बना था 231, 2, 3 और 1, ठीक है। तो दोनों केस में आपको ये याद रखना है कि जो 2 डिग्री अमाइन है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। मिथाइल और अमाइन दोनों के केस में जो 2 डिग्री अमाइन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। नेक्स्ट हम लोग अमोनिया और एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा या एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो ठीक से समझिए, जैसे आपके पास अमोनिया कंपाउंड है या अमाइन कंपाउंड है NH3, ठीक। इसके पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। वैसे अगर हम लोग एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में क्या होता है, अमाइन ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। जैसे ये हमारा हो गया एनिलीन, इसमें नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आसानी से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या शो कर देता है, बेसिक नेचर शो कर देता है, ठीक। यहाँ पे बेसिक तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है ना। तो जो एलिमेंट जितनी इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा बेसिक नेचर होगा, लुईस के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होता है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं, मतलब रिजोनेंस शो करते हैं। तो रिजोनेंस तो यहाँ पे
अपीयर होगा। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग को डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे ही रिंग को डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा रिंग को, है ना। तो रिंग को जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा NH2, और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको, रिंग को डोनेट कर दिए। ठीक, अब क्योंकि इस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा बगल वाले कार्बन के पास। ठीक है, बगल में आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। फिर ये वाला कार्बन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपने बगल वाले कार्बन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा NH2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, समझ लो यहाँ का शिफ्ट हो गया, और ये हो गया ऐसा। उसके बाद ये वाला कार्बन है, ये फिर इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो माइनस चार्ज इसमें आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, फिर ऐसे शिफ्ट कर देगा, है ना। इसको मैं कई बार क्लास में डिस्कस किया हूँ। तो डायरेक्ट क्या होगा, रिजोनेंस के कारण क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होते रहता है अंदर में, और फाइनली क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस से नाइट्रोजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप बना लीजिए। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा पहले माइनस चार्ज, फिर माइनस चार्ज आएगा इसमें, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड इसको शिफ्ट करेगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिंग में ही घूमता रहता है। तो रिजोनेंस के कारण क्या होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे रिजोनेंस होता है, तो क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, रिजोनेंस के कारण वहीं पे घूमते रहेंगे, इसके कारण इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर नहीं पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर इसका कम हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो अमोनिया क्या होगा, हमारा ज्यादा बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और ये रिजोनेंस के कारण कम बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है, यानी एनिलीन है। एनिलीन में हम लोग दो टाइप के ग्रुप को जोड़ सकते हैं। अब दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, एक होता है EDG और एक होता है EWG, यानी वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो EDG यानी कौन कौन से EDG होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मान लीजिए मिथाइल होता है, इथाइल होता है, समझ रहे हो, या कोई मेटल MgCl होता है ना। तो इन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, और क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो ये सब क्या करते हैं, नाइट्रो है, इन लोग इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कभी भी जब हम लोग एनिलीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से लेगा तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ घूम रहा होता है, तो ये क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कमी है और इधर से इन लोग खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये और इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा किसी को। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और कम हो जाएगा, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसके उल्टा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब अब ये रिंग भी इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं, तो ये बेसिसिटी को
बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया। ठीक, अब इसी का अगर हम लोग ऑर्डर देख ले, है ना, ऑर्डर देख लीजिए। जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आपको बताना है कि किसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो जैसे देखिए, मान लीजिए पहले तो हमारा सिंपल एनिलीन है। ठीक, इसका बेसिक ऑर्डर, अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मान लीजिए जोड़ देते हैं। चाहे तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, NO2 जोड़ दिए यहाँ पे। एक हम लोग ऑर्थो में जोड़ देते हैं, एक पैरा में जोड़ देते हैं, एक मेटा में जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए मेटा में, चाहे पैरा में जोड़ दिए, NO2 एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक जोड़ देते हैं मेटा में, और एक जोड़ देते हैं मान लीजिए ऑर्थो में। तो इस टाइप से मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर्स दिया हो और पूछे कि आपको ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑर्डर सुधार दिया है। तो जैसे ये एनिलीन है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को मैंने मेटा पे जोड़ा है, फिर पैरा में जोड़ा है, फिर ऑर्थो में जोड़ा है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को कम कर देता है। तो यहाँ पे तीनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इनकी तो बेसिसिटी कम होगी, इससे जिसमें नहीं जुड़ी है तो इसकी तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों में देख लेते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा में जो नाइट्रो जुड़ा है, तो उसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे कम बेसिक कौन होगा। देखिए, जैसे ये ऑर्थो है, ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, यहाँ पे पैरा है, पैरा में भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, तो हमें पता है कि, और ये मेटा पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। रिजोनेंस के कारण हमेशा क्या होता है, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो पैरा ग्रुप में EWG का इफेक्ट ज्यादा होगा। EWG का इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। इसकी कम हो जाएगी किसके कंपेयर में, ऑर्थो के कंपेयर में। तो यहाँ पे बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑर्थो की ज्यादा हो जाएगी, पैरा की कम हो जाएगी। ठीक है, अब मेटा में देखते हैं, तो मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसका, इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो पैरा की सबसे कम बेसिसिटी होती है। ठीक है, पैरा से ज्यादा मेटा की होती है। ठीक है, ऑर्थो की भी ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, एनिलीन की होती है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर। अब अगर पैरा और ऑर्थो में आपको कंपेयर करना पड़े तो याद रखिएगा कि, सॉरी, ऑर्थो और मेटा में करना पड़े तो मेटा की ज्यादा होगी, ऑर्थो की कम होगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा नहीं है, सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी हो जाएगी, फिर मेटा की हो जाएगी, फिर ऑर्थो की हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, पैरा की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्थो वाला केस को एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ऑर्थो वाले केस में देखिए, जो NO2 ग्रुप जुड़ा है वो अमाइन के जस्ट पास में है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, समझ लो। तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को देने नहीं देगा, है ना। तो ये पैरा से भी कम बेसिक होगा। ठीक है, तो जो जितने मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा या जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा, है ना, वो उतना कम बेसिक होगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, NO2 NH2 ग्रुप के पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को देने नहीं देगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है ऑर्डर के हिसाब से, मेटा पोजीशन का बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद पैरा पोजीशन का बेसिसिटी होगा, और सबसे कम होगा ऑर्थो पोजीशन का, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, अगर वो मेटा में जुड़ा है
तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू पैरा एंड ऑर्थो। क्लियर है?